नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आपका क्लास 24 यूपी में। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि एसएससी जीडी को लेकर आपकी तैयारी जैसी चल रही है बेटा, उसमें और ज़्यादा देने के लिए हमारी क्लासेस रोजाना 8 बजे होती है। तो सब बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है क्लास 24 यूपी पर। और प्यारे बच्चों, आप जितने भी क्लास में जुड़ गए हो ना, वो सब लोग एक बार क्या करो भाई, क्लास को शेयर कर दो, जिससे और भी साथी आपके साथ जुड़ पाए। ठीक है। और आज की बेटा मैं अगर आपको बात बताऊं ना, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है और आज के टॉपिक की विशेषता क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपको पता है बच्चों कि मैंने आपका क्या स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया है। क्या भाई, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जानते हो आप, यानी एसएससी जीडी में जो प्रश्न 2021 में पूछे गए थे। ठीक है, 2021 के अंदर जितने प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई, आज हमारा टॉपिक रहने वाला इतिहास। यानी मैं आपके एसएससी जीडी के पेपर में जिस जिस विषय से, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, ठीक है भाई, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा क्या आपकी पॉलिटी हो, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था हो, साथ ही साथ बेटा आपका विज्ञान हो, ठीक है, विज्ञान हो, या आपका स्टैटिक वाला पोर्शन हो। मैं सभी टॉपिक से अब तक जितने प्रश्न बने हैं ना, सब पर विस्तृत सभी वीडियो डालूंगा। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इन टॉपिकों से आपकी परीक्षा में 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप प्रॉपर इस परीक्षा को, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, टारगेट मान लेते हो कि 2022 में जो एसएससी जीडी आया है, जिसका एग्जाम 2023 में होना है, उसको तो एकदम तोड़ के मानूंगा, एकदम फोड़ के मानूंगा। तो ये क्लासेस जो है ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहली बात तो आपके लिए ये है कि आपके लिए क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो 2021 में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखो बच्चों, आपके सामने क्या है, आपको इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका पाई गई है। अग्नि वेदिका का मतलब बेटा क्या है, यहां पर है अग्नि वेदिका से। ठीक है भाई, तो क्या पाई गई है, अग्नि वेदिका कहां पर पाई गई है, आपको बताना है। अग्नि वेदिका, ठीक है भाई, अग्नि वेदिका कहां पर पाई गई है, किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां पर पाई गई है, पदरी में, लोथल में, भरतगांव में, या मांडा में। बताइए भाई कहां पर पाई गई हैं। तो सबसे पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों कि अग्नि वेदिका के साक्ष्य में कहां से मिलते हैं, लोथल से। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न आपके कब पूछा गया है, एसएससी जीडी के 10 दिसंबर 2021 में पेपर हुआ था, तीसरी शिफ्ट में। ठीक है, तो मैंने सामने मेंशन भी कर दिया है कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था, इसके अनुसार आप अपने आप को जज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात बेटा, अगर लोथल की बात करें तो लोथल कहां पर था, लोथल आपका गुजरात के अंदर स्थित था। कहां पर भाई, गुजरात में। 1954 में इसकी खोज किसने की थी, एस आर राव ने। ठीक है भाई, 1954 में किसके द्वारा, 1954 में एस आर राव के द्वारा क्या की जाती है, लोथल की खोज की गई थी। यहां से क्या मिला बच्चों, यहां से गोदीवाड़े के साक्ष्य मिलते हैं। क्या, यहां से एक गोदीवाड़ा मिला है, क्या गोदीवाड़ा मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोथल था वो क्या था बच्चों, एक बंदरगाह नगर था। क्या, एक बंदरगाह नगर था। आपको बच्चों ये बात ध्यान में रखनी है कि लोथल क्या हो जाता है, एक बंदरगाह नगर हो जाता है। इसी तरीके से हमको हर चीज को पढ़ना है। मांडा की बात करें बच्चों, तो मांडा के बारे में आप बेहतर से जानते हैं कि जो मांडा था वो क्या था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका सबसे कैसा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी बिंदु था। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था भैया, आपका हो जाएगा मांडा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चिनाब नदी के तट पर था। किस पर, चिनाब नदी के तट पर मांडा स्थित था। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है आपसे, अगला प्रश्न है हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया है। बताओ बच्चों, जो हड़प्पा के अंदर लिपि थी, ठीक है, हड़प्पा के अंदर जो लिपि थी, तो लिपि का क्या, उस लिपि के बारे में ये कह रहा है कि जो 10 अक्षरों वाला क्या मिला है, 10 जो थे, 10 बड़े अक्षरों वाला शिलालेख, 10 बड़े अक्षरों वाला जो शिलालेख मिला है। ठीक है भाई, जो शिलालेख मिला है वह जो आपका है वो किस स्थान से मिला है, बनावली से, बनवाली से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, या कोटडीजी से। बताओ बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह कहां से प्राप्त हुआ है। तो आप बोलेंगे सर धौलावीरा से प्राप्त हुआ। कहां से, धौलावीरा से आपका क्या प्राप्त हुआ है, जो
इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिपि रहा करती थी, लिपि में जो 10 बड़े अक्षर थे, वह उसका एक क्या है, उसका एक शिलालेख मिला है। कहां से? धौलावीरा से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है बच्चों। इस बात का क्या करना है आपको, विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। बिल्कुल आपको पता है, अगर धौलावीरा की बात करें बच्चों तो 1967 में क्या किया है, जेपी जोशी ने क्या किया था, धौलावीरा की खोज की थी। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर कालीबंगा की बेटा बात करें, कालीबंगा कहां पर स्थित है, वो राजस्थान में था। कहां पर? राजस्थान में। इसका मतलब कालीबंगा का मतलब क्या होता है, कालीबंगा बड़ा मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है भाई। काले रंग की चूड़ियां क्या होता है, इसका विशेष रूप से मतलब होता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अरे यार आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते। सबसे बड़ी खास बात क्या है ना, आपके अंदर की सबसे बड़ी कमी है वो क्या है भाई, बिल्कुल जो आपकी क्या है, शेयर नहीं करते हो। अच्छा आपसे पूछ ले धौलावीरा कहां पर है, तो आप बोलोगे सर ये भी कहां पर, गुजरात में था। धौलावीरा कहां पर? गुजरात के अंदर, ठीक है। तो धौलावीरा कहां पर था? गुजरात के अंदर था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? बताओ भाई, ईंटें हैं, दरवाजे हैं, कांसे के घरण हैं, या आपके लोहे की पटरियां हैं? बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईंटें हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या था, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में तो क्या की जा रही थी, खुदाई की जा रही थी। तो वहीं से तो हमें प्रॉपर तरीके से सभ्यता के साथ प्रमाण मिलते हैं। लेकिन आपको बार बार क्या पता जा रहा है बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं आपसे बार बार। अब आपको यह मालूम होना चाहिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहां कहां विस्तृत थी बच्चों, ये जान लो, ठीक है। पूछ सकता है आपसे। अगर हम पूरे भारत की बात करें बच्चों, तो पूरे भारत के अंदर आपकी जो सभ्यता है वो कुछ इस प्रकार से विस्तृत थी, ठीक है भाई। पूरे भारत में क्या है आपकी सभ्यता थी, कुछ इस प्रकार से विस्तृत थी आपकी ये सभ्यता। देखो ये आपकी क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है। जो मूल रूप से कहां पर, जो मूल रूप से ये पाकिस्तान में और भारत में फैली हुई थी। मूल रूप से पाकिस्तान में और भारत में फैली हुई थी कौन सी, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपसे पूछ भी सकता है कि इसका सबसे बेटा क्या, ये क्या उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है। आपसे पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी आपको बताया था मांडा। उत्तरी बिंदु कौन सा था बच्चों, मांडा था। दक्षिणी बिंदु कौन सा था, देमाबाद था। कौन सा, देमाबाद था, ठीक है भाई। आपको पता है सबसे पश्चिमी पूर्वी बिंदु कौन सा था, तो आप बोलेंगे सर आलमगीरपुर था। कौन सा, आलमगीरपुर, ठीक है बच्चों। आलमगीरपुर क्या था, सबसे पूर्वी बिंदु था। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सूतकांगेंडोर था। कौन था, सूतकांगेंडोर तो बच्चे क्या था आपका, सबसे पश्चिमी बिंदु था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और आगे भी डेफिनेटली पूछे ही जाते रहेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। तो बेटा क्या करो, इन चीजों पर विशेष रूप से गौर करो और इनको पढ़ते रहो, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, और सब बच्चे ने एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो, जिससे और भी जो साथी है ना, और भी जो बच्चे हैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते थे। बताओ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते थे। क्या बने होते थे, कुएं बने होते थे, अंगीठी, आंगन या पानी की टंकी। जो घर सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए गए थे, देखो आपसे पूछा क्या गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें जो मकान बनाए गए थे बच्चों, इसमें जो घर बनाए गए थे, तो आपसे पूछा क्या गया है, घरों के पास में क्या बना होता था, कुएं बने होते थे। क्या कुएं बने होते थे, अंगीठी बनी होती थी, आंगन बना होता था, या पानी की टंकी बनी होती थी? आपको इसका राइट आंसर देना है बच्चों। बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आंगन होता था। ऐसा कोई भी घर नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई घर नहीं मिला है जहां पर आंगन न हो, ठीक है, जहां पर आंगन न हो। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग क्या करते थे, वर्तमान सभ्यता की तरह, वर्तमान ग्रामीण सभ्यता की तरह बेटा क्या होते थे, उनके रहन सहन थे। आप कह सकते हो इस बात को, क्योंकि आज भी लोग क्या करते हैं, अगर ग्रामीण संस्कृति की बात करें, ग्रामीण अंचल की बात करें, तो वहां पर लोग करते क्या हैं, यही तो करते हैं। तो वहां पर प्रॉपर घर होता है। देखो इस प्रकार से क्या होता था, पहले क्या होता था बच्चों, मान के चलो क्या था, ये क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में ये मेन रोड है, सपोज करिए
तो जो घर बनाए गए थे ना, जो घर बनाए गए थे वो कभी भी मेन रोड की तरह नहीं खुलते थे। जैसे मेन रोड से क्या है, ये गली गई है, तो गली में क्या है, ये इस प्रकार से क्या करते थे बेटा, घर बनाते थे ये लोग, इस प्रकार से बेटा क्या है, घर बनाते थे। और जो उनका मेन दरवाजा होता था ना, वो मेन रोड की तरफ न होकर के क्या काम होता था, गली में होता था ऐसे करके, ठीक है। हर घर में क्या होता था बेटा, एक आंगन होता था, ऐसे आंगन बनाते थे ये लोग, आंगन बनाते थे और यहां पर क्या है, कमरे बनाना स्टार्ट कर देते, ठीक है। पीछे कुछ ऐसे भी पाए गए हैं जो क्या है, जो दो मंजिला मकान थे, तो भाई दो मंजिला मकान भी पाए गए हैं और कुछ सिंगल मंजिल मकान भी पाए गए हैं। कुछ कुछ घरों में क्या है बेटा, कुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं, क्या कुछ कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं, ऐसा माना गया है। लेकिन आंगन हर एक घर में पाया गया बेटा, वहां पर आंगन क्या है, हर घर में मिला है। अगला प्रश्न देखो, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, बताइए रंगपुर कहां पर स्थित है बच्चों, कमेंट करो और बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आपका रंगपुर कहां पर स्थित है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या हरियाणा में। और बेटा एक बार ना आप लोग क्लास को शेयर भी कर दिया करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, सबसे बड़ी दुविधा का विषय है ये। क्या आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्लास से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछे गए हैं। 9 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, तो मैं वही प्रश्न लेके आपके सामने आ रहा हूं जो आप कम से कम इसका प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर पाओ, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर रंगपुर कहां पर था, रंगपुर था गुजरात राज्य में। कहां पर भाई, रंगपुर कहां पर था, गुजरात में, ठीक है भाई। कहां पर था रंगपुर, रंगपुर आपका गुजरात राज्य में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे बारी बारी से पूछे जाते रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। रंगपुर क्या है आपसे पूछ ले, रंगपुर की खोज कब की गई है? तो 1953-54 में। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव के द्वारा क्या की गई थी, आपके रंगपुर की खोज की गई थी 1953-54 में। तो ऐसे प्रश्न पूछ ले तो आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला इसमें क्या है, राजस्थान की बात करें बच्चों, राजस्थान में क्या है, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा। कालीबंगा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, राजस्थान से तो मिलते हैं। राजस्थान में क्या था, कालीबंगा था। अगर हम हड़प्पा स्थल से पहले की बात करें, ठीक है, हम क्या बात करें, आपके पाषाण काल की बात करें बच्चों, तो पाषाण काल, ठीक है भाई, पाषाण काल की बात करें तो राजस्थान क्या रहा है, पाषाण कालीन स्थल भी रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें बेटा हम कि गुजरात में, तो गुजरात में क्या है, एक लोथल भी था। क्या था भाई, आपको पूछ सकता है गुजरात में क्या था, गुजरात में लोथल भी तो था, लोथल, ठीक है, लोथल था। इसके अलावा क्या है, धौलावीरा था, ठीक है भाई, धौलावीरा भी कहां था आपका, गुजरात में ही तो था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिर्गिस यूक्रेटस घाटी के मेसोपोटामियन लोग सिंधुघाटी सभ्यता को क्या कहते थे, बताइए सिंधुघाटी सभ्यता को क्या बोलते थे, मेलुहा, मगन, मेलुहा, सुमेरियन या बेबीलोन, बताओ भाई, बताओ। जो आपके मेसोपोटामियन सभ्यता के लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते थे, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते थे, आपको बताना। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा, ठीक है। यानी जो सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक है, जो सभ्यता कौन सी थी, सुमेरियन सभ्यता, जो सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक है, या मेसोपोटामिया सभ्यता थी, या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, की सभ्यता थी। तो आपको पता है इन सभ्यताओं से क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आदान प्रदान लेन देन होता था। तो जो लोग वहां से आते थे हमारे यहां लेन देन करने के लिए, तो हमारी सभ्यता को वो लोग क्या बोलते थे, वो मेलुहा बोलते थे। आपको इस बात पर गौर देना है, ठीक है बच्चों। क्या बोला जाता था, मेलुहा बोला जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, वैदिक कालीन चतुराश्रम, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार, यानी हमारे यहां क्या है, भारत के अंदर क्या था वैदिक काल के अंदर, अगर हम वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल में बच्चों क्या था, चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, चातुर्वर्ण व्यवस्था भारत के अंदर थी। तो उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया था, पारिवारिक अवधि के लिए। आपको पता है सन्यास है, ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है या गृहस्थ है। सबसे पहली बात तो आपको बच्चों क्या जानना है कि जो मनुष्य का जीवन होता था, जो मानव का जीवन होता था, ठीक है भाई, मानव का जो जीवन था, इस जीवन को उन्होंने क्या माना,
इन्होंने 100 वर्ष माना। क्या माना भैया? इन्होंने मानव जीवन को 100 वर्ष माना कि एक जो मानव होता है वो लगभग कितना, वो लगभग 100 वर्ष जी लेता है। भैया कितना जी लेता है? 100 वर्ष। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्या होता है, एक व्यक्ति घर में रहता है, ठीक है, जो व्यक्ति क्या करता है, पारिवारिक चीजों का ध्यान रखता है, परिवार के बीच में रहता है, तो क्या करता है, वो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा होता है। किसका? गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा होता है। और आपको पता है जब व्यक्ति गृहस्थ में होता है तो वह गृहस्थ में कब से कब तक रहता है? 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक वो कहां पर रहता है? वो क्या, ये इस तरीके से बांटा गया, ध्यान रखिएगा। अगर वो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है तो क्या 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक। अगर वानप्रस्थ की बात करें बच्चों तो कब से कब तक है? तो आप बोलेंगे सर 50 वर्ष से 75 वर्ष की जो आयु है वो वानप्रस्थ आश्रम में आती है। जो ब्रह्मचर्य की बात करें वो किस में आता है? तो आप बोलोगे सर 1 वर्ष से लेकर क्या 25 वर्ष की जो आयु है ये ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते हैं। और सन्यास क्या है? अगर कोई व्यक्ति 75 वर्ष से ऊपर का हो गया है तो वो क्या कर सकता है? वो सन्यास ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, वैदिक काल में कुछ अवस्थाएं बांटी गई हैं। कौन कौन सी? सन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम, वो इस प्रकार से आपके बांटे गए हैं। क्योंकि मानव की उम्र पहले 100 वर्ष मानी जाती थी, ठीक है। वो मानते थे कि एक व्यक्ति क्या है 100 वर्ष का हो सकता है, 100 वर्ष कम से कम आयु हो सकती है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? बताओ, ऋग्वेद का उपवेद आपसे पूछा है तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि पूछा है तो आगे भी पूछ सकता है। ऋग्वेद की बात करें बच्चों तो सबसे प्राचीन वेद है। कैसा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप बोलोगे सर सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। बात कर लेते हैं बच्चों इसी के अंदर, इसमें क्या थे? इसमें 10 मंडल थे। कितने? 10 मंडल थे, ठीक है भैया। 1028 क्या थे? सूक्त थे, ठीक है। और 10,552 क्या थी? रचनाएं थी भैया। क्या थी? रचनाएं थी। आपको क्या करना है बेटा? ऋग्वेद के बारे में जानना है। आपसे अब आगे पूछा गया है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या था? तो आयुर्वेद था भैया। क्या आयुर्वेद क्या था? ऋग्वेद का उपवेद माना जाता था। इस बात को बच्चों ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम यहीं पर ऋग्वेद की बात ही करें तो ऋग्वेद के बारे में एक बात और जान लो जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना हो सकती है। ऋग्वेद का बेटा कौन सा मंडल? 10वां मंडल, ठीक है। ये पढ़ लेना, ऋग्वेद के जो 10वां मंडल था ना, इसमें किसका उल्लेख मिलता है बच्चों? पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। किसका? पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वर्णों की बात करी गई है। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण है बच्चा, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, ठीक है। और ये किसके आधार पर बांटे गए थे? ये उनके कर्म के आधार पर, ठीक है। जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। कोई व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उनको इन श्रेणी में रख दिया जाता था। बात समझ में आपको आ गई होगी बहुत बढ़िया सी। अगला प्रश्न देखिए, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से है। बताओ, जो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि का संबंध किस संप्रदाय से है? बताओ भाई, जो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि का संबंध किस संप्रदाय से है? न्याय से है, वैशेषिक से है, सांख्य से है या मीमांसा से है? बताओ बच्चों, जो कपिल ऋषि थे उनका संबंध किस दर्शन से था? तो आप इसको तुरंत बता दोगे सर ये तो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। किसके? कपिल जो मुनि थे वो सांख्य दर्शन के विद्वान माने जाते हैं। बहुत बढ़िया से बच्चों, आपको मालूम ही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको पता होना चाहिए कि आपसे अगर पूछ लेना गीता के अंदर सबसे क्या भाई सबसे श्रेष्ठ मुनि किसे? क्लास को शेयर करो, बातें करते रहते हो आपस में। गीता में बच्चों क्या है? गीता में सबसे श्रेष्ठ मुनि किसे माना गया है? गीता के अंदर सबसे जो श्रेष्ठ मुनि माना गया है बच्चों, किसे माना गया है? वो आपके कपिल मुनि को, ठीक है। किसके अंदर? गीता के अंदर। तो आपसे आगे प्रश्न बन सकता है कि गीता में सबसे श्रेष्ठ मुनि की संज्ञा किसे दी गई है? तो कपिल मुनि को माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा प्रश्न अगला क्या है? 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए। यानी 4वीं से 5वीं जो ईस्वी है उसमें क्या किया गया? गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया। तो उनमें से जो संकलन था वो क्या था बच्चों? कमेंट करके बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है मेरे मित्रों। तो बताइएगा कि गौतम बुद्ध के उपदेशों को 4वीं 5वीं ईस्वी में
किसमें संकलित किया गया था? तो आप बोलेंगे सर त्रिपिटक में। किसमें? त्रिपिटक में, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं गौतम बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है बच्चों? तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या होता है? सबसे पवित्र जो ग्रंथ है बच्चों वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर त्रिपिटक है, ठीक है। अब आपको यह भी जानना है कि त्रिपिटक है वो किस त्रिपिटक के अंदर कौन कौन से पिटक होते हैं, ये जान लीजिएगा। तो भाई कौन कौन से पिटक हैं ये जान लो आप लोग। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? इसमें 3 पिटक हैं, 3 पुस्तकों का संकलन है ये, ठीक है भाई। 3 क्या बच्चों? इसमें 3 पुस्तकों का संकलन है। 3 पुस्तकों का बड़ा क्या है? संकलन है। जैसे आपको पता है कौन सी है? सबसे पहले लिख लो सुत्त पिटक, ये आपसे पूछ सकता है, सुत्त पिटक है। दूसरी क्या है बच्चों? विनय पिटक है। कौन सी? विनय पिटक है। और तीसरी क्या है? अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक हो जाती है। आपको क्या करना है बच्चों? इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो त्रिपिटक बनी है वो 3 ग्रंथों से मिलकर बनी है, 3 पुस्तकों का संकलन इसको माना जाता है। आपको क्या करना है? इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। बात आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको गौतम बुद्ध के बारे में पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ? देखो आपको पता है अभी तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी 2021 में कौन से प्रश्न पूछे गए सभी पेपर में मिला के, एक में नहीं सभी में मिला के। तो जब मैं सब में आपको ये प्रश्न दे दूंगा, आपके सामने परोस दूंगा ना, तब आपको टॉपिक वाइज चीजें कराऊंगा। ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत कम टॉपिक है, बहुत सही से मैं समझाऊंगा आपको। आपको टेंशन लेनी नहीं है। अगर मैं आपके साथ हूं तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि साइलेंसर है ना, साइलेंसर है तो क्या गम है, तेरा साथ है तो और क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, ठीक है। तो भाई मेरे साथ रहिए, टेंशन फ्री रहिए। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? जातक कथाएं। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है बताइए। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में बार-बार पूछा गया भैया, क्या जातक कथाएं किससे जुड़ी हुई हैं? तो सबसे पहली बात, जातक कथाएं किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है भाई। बौद्ध धर्म के अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? सर गौतम बुद्ध हैं। क्या भैया बताने वाले हो? क्या आप बोलो सर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? गौतम बुद्ध हो जाते हैं। अब इनके बारे में 2-4 बातें लिख लो बच्चों। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था। 583 बीसी में क्या हुआ था? 583 बीसी में क्या हुआ? 563 बीसी में, सॉरी 563 बीसी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ, ठीक है भाई। और 483 बीसी में क्या हो गया? यहां पर इनका जन्म होता है, यहां पर क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लगभग क्या हुए? लगभग 80 वर्ष ये जिए, ठीक है भाई। कितने वर्ष? लगभग 80 वर्ष की आयु तक ये जीते रहे। इसके साथ ही साथ बच्चों आपको पता है इन्होंने क्या किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या? ज्ञान प्राप्ति हुई। आपको यह बात को ध्यान देना है, ठीक है। अब गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम जान ही रहे हैं तो इतना और जान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था बच्चों? प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो आप बोलेंगे सर प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर, ठीक है भाई। सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया है। आपको इस बात को ध्यान देना है। अब इनसे पूछ लेता क्या? इनकी संगीतियां पूछ लेता है। गौतम बुद्ध से संबंधित इनकी क्या है? इनकी संगीतियां कितनी हुई हैं? तो बच्चों आपको यह बात ध्यान रखनी है कि गौतम बुद्ध की संगीतियां बेटा कितनी हैं? 4 संगीतियां हुई हैं। और 4 संगीतियों को जान लो। पहली संगीति कहां पर हुई थी? तो आप बोलेंगे सर पहली संगीति कहां पर हुई है? राजगृह में। कहां पर हुई है बच्चों? राजगृह में। राजा कौन था? तो आप बोलेंगे सर अजातशत्रु था। कौन था? राजगृह में पहली हुई है। पहली कहां पर हुई बच्चों? राजगृह में हुई। और राजा कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु कौन था? राजा था। दूसरी कहां पर हुई? तो आप बोलेंगे सर वैशाली में हुई है। कहां पर? वैशाली में हुई है। और राजा कौन था? है कालाशोक है भाई। कौन सा राजा है? कालाशोक राजा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी संगीति कहां पर हुई है? तो आप बोलेंगे सर पाटलिपुत्र में हुई है। पाटलिपुत्र में हुई है। पाटलिपुत्र, ठीक है भाई। पाटलिपुत्र में राजा कौन था? तो आप बोलेंगे सर अशोक था। अशोक था। और चौथी कहां पर हुई है बच्चों? तो कहां पर? कुंडलवन में हुई है। कहां पर बेटा? कुंडलवन कहां पर है? कश्मीर में है। और यहां पर बेटा किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बच्चों? कनिष्क के शासनकाल में। तो आपको क्या करना है बच्चा? इस बात का ध्यान रखना है कि संगीतियां 4 हुई हैं और ये कुछ मूल पॉइंट हैं, इनको जान लीजिएगा। साथ ही साथ बेटा क्या है जानना, और क्या जानना है? मैं आपको कराऊंगा तो ही सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लो बेटा, सब कुछ कराऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ चीजों को आगे बढ़ने दो, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? अगला प्रश्न आपके सामने है। रेचना दोआब निम्न में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? बताइए।
जो रेचना दोआब है वो किन दो नदियों के बीच स्थित हो जाता है बच्चों? आपको इसका राइट आंसर देना है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी से, रेचना दोआब कहां पर स्थित है? प्रश्न थोड़ा गलत आ गया था बेटा, प्रश्न ये है, ठीक है, वो बीच में से कहीं से टपक के आ गया। प्रश्न ये देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? बताओ। जो आपके क्या, जो आपके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो था, ईसा पूर्व में जो सिक्के थे, जो सिक्के निर्मित थे वो चांदी के अलावा किस और से बने थे? बताओ। चांदी के तो थे ही थे, और चांदी के अलावा किस और से बने हुए थे? आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है। तो आप बोलेंगे सर तांबे के, ठीक है भाई। किसके बने हुए थे? तांबे के बने हुए थे, ठीक है भाई। किसके थे? तांबे के। और इनको क्या बोला जाता था बेटा? इनको बोलते थे पंचमार्क सिक्के। क्या? पंचमार्क, ठीक है। ये पंचमार्क सिक्के होते थे, इसका मतलब क्या है, इन पर क्या मारा जाता? पंचमार्क, पंच या ठप्पा मारा जाता था, ठीक है भाई। इसलिए क्या बोलते थे? पंचमार्क सिक्के बोलते थे। अगला प्रश्न देख लो और बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? बताओ। आपके सामने महाजनपद 4 दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा एक महाजनपद नहीं था भाई। कुरु है, कामरूप है, कौशल है, अंग है। अब आपसे पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में से एक कौन सा नहीं था? आप बोलेंगे सर कामरूप नहीं था। कामरूप कोई महाजनपद नहीं था, ठीक है भाई। कामरूप बच्चों क्या है? कामरूप कोई महाजनपद नहीं था। आपको क्या करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। कामरूप कोई महाजनपद नहीं था। अगला प्रश्न देखो, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसकी बात कर रहा है बच्चों? मौर्य सम्राट की, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की अगर बड़ा बात करें आपसे, तो आपको 2 बातों को जानना है यहां पर। पहली बात ये कि प्रथम शासक कौन था, प्रथम शासक कौन था, और इसका अंतिम शासक कौन था, ठीक है। ये जान लो बस, हमें यहां पर यही जानना है बस, पहला शासक और अंतिम शासक। प्रथम शासक की बड़ा बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो आप बोलेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया है? मौर्य वंश की स्थापना की गई है। और अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ क्या है बेटा? अंतिम राजा था। अब पूछा क्या है आपसे कि मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? यानी बृहद्रथ की हत्या है। बृहद्रथ की हत्या किसने की? विष्णुवर्धन ने, कुलशेखर बर्मन ने, पुष्यमित्र शुंग ने, या महेंद्र बर्मन ने? बताइए बच्चों, आपका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आपको राइट आंसर देना है। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो आप बोलेंगे सर एक व्यक्ति था, कौन? इन्हीं का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? इनकी हत्या करके क्या बनाया? शुंग वंश की स्थापना की। किसकी? इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और इनकी हत्या के बाद ही क्या होता है? मौर्य साम्राज्य का पूरी तरीके से अंत हो जाता है। अगर हम प्राचीन कालीन भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश का स्थान अपने आप में सबसे अलग स्थान था, ठीक है। जिस प्रकार से मध्यकालीन भारत में आपका मुगल वंश था, ऐसे बेटा उस समय मौर्य वंश रहा करता था। अगला प्रश्न देख लेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? बताओ भाई। मौर्य जो वंश था वो उस, अगर हम मगध की बात करें, देखो पहले तो आप लोग मगध के बारे में जान लो, क्योंकि जब तक आप मगध के बारे में नहीं जानेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे कि मूल रूप से ये क्या थी। तो मगध कहां पर था? बिहार में था। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? तो आप बोलेंगे सर हर्यंक वंश है, हर्यंक वंश था। दूसरा कौन सा था? नाग वंश था। तीसरा वंश कौन सा था? आप बोलेंगे सर नंद वंश था। और चौथा वंश कौन सा आता है? मौर्य वंश आता है, ठीक है, मौर्य वंश। अब इस बात को आप लोग थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा कि जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को मार के बड़ा कौन? घनानंद को मारकर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो आपसे यही तो पूछा गया है, आपसे यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वंश था जिसको समाप्त करने के बाद मगध वंश पर किसका शासन हुआ? मौर्यों का। तो भैया कौन सा हो जाएगा? नंद वंश हो जाएगा। क्या? नंद वंश हो जाएगा, ठीक है।
तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको मार करके कौन बैठते हैं गद्दी पर? चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं। और इसको बेटा क्या है, इसमें सहायता कौन करते हैं? कौटिल्य करते हैं। ठीक है भाई, कौटिल्य क्या करते हैं? इसमें सहायता करते हैं किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ये भी आपको बात बेहतर तरीके से आनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लो बच्चों, क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था? बताइए। जो आपका मौर्य साम्राज्य में क्या होता था? तीर्थ यात्रा कर था। तीर्थ यात्रा जो कर था उसको किस नाम से जानते थे? भद्र है, यात्रा वेतन है, बसंतिका है या पदिका है? बताओ भाई। जो मौर्य साम्राज्य के दौरान तीर्थ यात्रियों पर जो कर लगता था, उस कर को किस नाम से जानते थे बच्चों? आपको इसका राइट आंसर देना है। बताइए आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक टैक्स लगाया गया था। इसको क्या बोलते हैं? इसको यात्रा वेतन बोलते हैं। क्या? जिसको यात्रा वेतन। अगर आप कहीं पर भी राज्य के अंदर यात्रा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक टैक्स देना पड़ेगा। नॉर्मली टैक्स था ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि राज्य, देखो राज्य के अंदर अगर कोई भी राज्य है, कोई भी साम्राज्य है, उसकी अर्थव्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था की जो मूल पूंजी है वो कहां से आती है? राज्य से तो आती है। राज्य के अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनसे टैक्स आता है, तो उसी से राज्य चलेगा। तो वहां पर बेटा क्या होता था? यात्रा वेतन नाम से क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक टैक्स लगा रखा था। आजकल आप लोग तो कहीं भी घूमते रहते हो, ये लड़की है क्या नाम है इसका, विनीता, कहीं भी घूमती रहती है भाई, स्कूल से कॉलेज, घर से घर, घर से गोलगप्पे वाले पास, गोलगप्पे वाले से आपका कौन? पानीपुरी वाला, पानीपुरी वाले से भेलपुरी वाला, भेलपुरी वाले से कहां पर? बर्गर, पिज्जा। ये लड़की अब इस समय टैक्स लगा दे मोदी जी, क्या करें? तो लड़की क्या करेगी? सिर्फ घर पे बैठी रहेगी, घर पे बैठे बैठे कबूतर उड़ाएगी। तो उस प्रकार से पहले क्या होता था बेटा? पहले टैक्स लगा दी जाते थे। अगला प्रश्न देख लो क्या हो जाएगा हमारा? अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? बताओ भाई। वासुदेव के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई? काकतीय वंश है, कनब वंश है, कलचुरी वंश है या आपका कोरवी वंश है? बताओ भाई, किस वंश की स्थापना बाद में ये करते हैं? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने अच्छी बात बताई है, क्योंकि जो वासुदेव था उसने क्या किया? कर्ण वंश की स्थापना करी थी। किसकी? वासुदेव के द्वारा कर्ण वंश की स्थापना की गई है। ये आपको क्या करना बच्चों? आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। शेयर भी करो बच्चों क्लास को, शेयर तो करते नहीं हो, बहुत निहायती नालायक किस्म के हो, निहायती नालायक किस्म के, कतई शेयर क्लास को नहीं करते हो। अगला प्रश्न देख लो। चौथी से नवीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी था? बताओ भाई। जो कांचीपुरम था वो किस साम्राज्य की राजधानी बच्चों हुआ करता था? आपको इसका आंसर बताना है। पांड्य हैं, पल्लव हैं, चोल हैं या चेर हैं? बताओ भाई। चौथी से 9वीं शताब्दी की बात हो रही है। इसके बीच में जो आपका क्या था? जो आपका कांचीपुरम था वो किस साम्राज्य की राजधानी था? तो आप बोलेंगे सर पल्लवों की था। किसकी था? पल्लव वंश की राजधानी क्या था? कांचीपुरम था। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, पूछा कब गया है? ये आपका 9 दिसंबर वाला जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। यानी हर एक प्रश्न आपके सामने वो है जो एसएससी जीडी में पहले पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ के किस भारतीय शहर में स्थित है? बताओ भाई। जो आपका हेलियोडोरस का स्तंभ है, ठीक है, जो आपका हेलियोडोरस का स्तंभ है ना, हेलियोडोरस, तो ये कहां पर स्थित है? बताइए आप। हेलियोडोरस जो स्तंभ है बच्चों भारत के, ये किस शहर में स्थित है? लखनऊ में है, कानपुर में है, उज्जैन में है या विदिशा में है? बताइए बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे सर विदिशा में है। कहां पर है? विदिशा में। ठीक है भाई, विदिशा के अंदर हो जाता है। देखो उज्जैन की जब भी बात करते हैं ना, उज्जैन की, तो यहां से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? आपको पता है भारत के अंदर क्या होता है? भारत के अंदर बेटा एक कुंभ मेला लगता है। कौन सा? कुंभ मेला। आपसे कई बार पूछा गया है कि कुंभ मेला भारत के किन 4 क्षेत्रों में लगता है, किन 4 स्थानों पर लगता है? तो लिख लो भैया। सबसे पहली बात तो 12 वर्ष के बाद लगता है, और भारत के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लो भैया आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जानने की लालसा तो है ही, मुझे पता है।
जिज्ञासु हो आप लोग। तो पहला क्या है भैया, तो हरिद्वार है। कौन सा है, हरिद्वार है। दूसरा क्या है, इलाहाबाद है भैया। कहां पर है, इलाहाबाद है। तीसरा कौन सा है, उज्जैन है। और चौथा कौन सा है, नासिक है। ठीक है, तो भारत के जो 4 क्षेत्र हैं जहां पर क्या लगता है, आपका कुंभ का मेला लगता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, तटीय प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, बताइए। जो तटीय प्रदेश उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम बताइए। अगर आपको बताऊं, पर ये क्षेत्र जो आपका था, ये अगर मूल क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र आपका क्या था, उड़ीसा था भैया। क्या, उड़ीसा। ठीक है, जो वर्तमान में ये क्या है, उड़ीसा है। आपको पता है यहाँ की जो मूल नदी है वो कौन सी है, महानदी। मूल नदी है यहाँ की महानदी। लेकिन आपसे पूछा प्राचीन काल में उड़ीसा को क्या बोलते थे, कलिंग है, कौशांबी है, कामरूप है या खानदेश है। कमेंट करो बच्चों, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा ये बता दो बस। आप कहोगे सर इसको बोलते थे कलिंग, क्या बोलते थे, कलिंग। और आपको ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है कि 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में क्या किया था, मौर्य साम्राज्य के द्वारा, मौर्य जो साम्राज्य था, और मूल रूप से कौन, आपके जो अशोक सम्राट हैं, उन्होंने क्या किया 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और वहां के सभी पुरुषों को मार दिया। ठीक है, वहां के सभी पुरुषों को मार दिया था। और पुरुषों को मारने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदेश दिया इस गेट को तोड़ दो और आने इस गेट के अंदर जो भी पुरुष और हैं उनको, सैनिकों को ढूंढ ढूंढ के मारो भैया। जैसे ही कलिंग के गेट को तोड़ा गया, आपको पता है वहां पर कौन मिली, सभी की सभी महिलाएं मिली। ठीक है भाई, और महिलाओं के हाथ में क्या थे, अस्त्र थे। तो अशोक ने कहा कि इन महिलाओं को हटाओ और जो भी सैनिक है उनको क्या करो, उन पर चढ़ाई कर दो। तो महिलाओं ने कहा अब कोई सैनिक नहीं बचा है, अगर आप सच में युद्ध करना चाहते हैं तो हमसे युद्ध कर सकते हैं। वो महिलाएं अशोक के सामने बिलाप रही थी, रो रही थी। अशोक का मन उस समय क्या हुआ बेटा, उस समय बहुत कोमल हुआ। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद क्या नहीं करूंगा, आज के बाद कोई युद्ध नहीं करूंगा। और क्या कर लेता है बेटा, ये धम्म को अपना लेता है, यानी बौद्ध धर्म की शरण में जाता है। और क्या करता है बेटा, आज के बाद युद्ध त्याग देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नाम क्या था, कलिंग था। अगला प्रश्न देख लो, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर किस वर्ष में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। 1694, 1372, 1526 या 1467। बताओ बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर आपके अनुसार क्या हो जाना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है। तो जल्दी से क्या करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा और कमेंट करके आपको बताना है, कमेंट करके आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर किस वर्ष में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे कई बार पूछे गए हैं। बताओ जो आंसर क्या हो जाएगा। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर किस वर्ष में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। आपका ये जवाब बताओ बच्चों, आंसर क्या होना चाहिए। क्या आंसर आपका 1694 होगा, 1372 होगा, 1526 होगा या 1467 होगा। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1526 क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपके अनुसार होना चाहिए। और आपको एक बात और मालूम है, 1526 में बच्चे क्या हुआ, 1526 में क्या होता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है भैया। कौन सा, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, और आपको पता है इस युद्ध में क्या हुआ, पानीपत के पहले युद्ध में किस किस के बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ, ये युद्ध हुआ था। बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और किस वंश की स्थापना करता है बच्चों, 1526 में मुगल वंश की क्या करता है बच्चों, ये मुगल वंश की स्थापना करता है। आपको क्या करना है, इस बात पर विशेष रूप से गौर देना है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आपसे पूछे ही गए हैं। और यहां पर 1526 में क्या होता है, दिल्ली के साथ साथ किस पर, दिल्ली के साथ साथ आगरा पर भी क्या कर लेता है, अपना आधिपत्य जमा लेता है। तो ऐसे ही प्रश्न है ये जो बार बार आपकी परीक्षा में आपसे पूछे ही गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था। बताओ भाई ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था। मोहम्मद शाह था,
आपका रंजीत सिंह थे, शाह आलम द्वितीय था, या नादिर शाह था? बताओ भाई। और आपको पता है ये कौन हो जाता है? नादिर शाह हो जाता है। ठीक है भाई, ये कौन हो जाता है? नादिर शाह हो जाता है। और आपको ये बात पता है वर्तमान में जो हमारा क्या भैया कोहिनूर हीरा है, ठीक है, जो आपका कोहिनूर हीरा है ना, वर्तमान में कहां पर है भैया? तो आपकी जो ब्रिटेन की क्या है, जो ब्रिटेन के राजा बन गए हैं ना, ब्रिटेन के राजा कौन बन गए? मार्क तृतीय जो बन गए, मार्क्स तृतीय, उनके बेटा क्या है, उनके जो उनका क्या है मुकुट है ना, उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। ये किसने? नादिर शाह ने छीन लिया था। किसने बच्चों? नादिर शाह ने। अगला प्रश्न देख लो, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? किसके अंदर? पंजाब के अंदर कौन सी जनजाति थी जिसका प्रभुत्व भारी संख्या में था? खोकर थे, खक्कर थे, जजुआ थे, या लगाह थे? आपको इसका राइट आंसर देना है बच्चों। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आपका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करो बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाए? तो आप बोलेंगे सर ये कौन थे? ये खोकर थे। कौन थे? खोकर थे। अगला प्रश्न देखो, और ये आपकी आज की क्लास का बच्चों अंतिम प्रश्न है। इसका आपको क्या करना? राइट आंसर देना है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान करवाया गया था? बताओ भाई। कुतुब मीनार की बात कर रहा तो सबसे पहले तो कुतुब मीनार के बारे में जान लो। कुतुब मीनार के बारे में पहले तो जान लो आप लोग। कुतुब मीनार सबसे पहले थोड़ा बेसिक पॉइंट क्या है, ये कहां पर है? तो आप बोलेंगे सर दिल्ली में है। ठीक है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण प्रारंभ, ठीक है भाई, दो बिंदु हैं। निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? तो आप बोलेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। ठीक है भाई, निर्माण कार्य समाप्त किसने करवाया? पूर्ण किसने करवाया? निर्माण पूर्ण किसने करवाया? तो आप बोलेंगे सर इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था? निर्माण पूर्ण करवाया गया था। अब इसकी जो 5वीं मंजिल के बारे में प्रश्न पूछा गया बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। आपको क्या करना है? इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं, पहले ये आए हैं। इसके साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना बच्चों, उनको लिखते जाइए, करते जाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न द्वारा से पूछे जाएंगे। क्या भैया? द्वारा से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो मैंने टॉपिक करा दिए हैं ना, इन टॉपिकों पर विशेष रूप से ध्यान दे लो। मेरी क्लास बच्चों रोजाना कितने बजे होती है? रोजाना 8 बजे होती है। 8 बजे आया करो, क्योंकि यह क्लास आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को इसमें बेहतर साबित करना चाहते हैं, तो मेरी क्लासेस को अटेंड करिए, क्योंकि प्रीवियस में करा रहा हूं अभी। ठीक है, लगभग 10 दिन तक मैं प्रीवियस कराऊंगा। उसके बाद बेटा हम किस पे आ जाएंगे? टॉपिक वाइज हमारी जो भी क्लास होनी है टॉपिक वाइज कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो आपकी एसएससी जीडी के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार क्लास के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, क्लास को खत्म होने के बाद आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना जरूर है आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।